नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जब 23 नवंबर को महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए थे तो ऐसा लग रहा था कि बस अब अगले 24 घंटे में महायुति की सरकार बन जाएगी, सब कुछ तय हो जाएगा और कहीं कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन एक हफ्ते हो गए हैं और अभी तक मामला सुलझा नहीं है, बल्कि और उलझता हुआ नजर आ रहा है। कई तरह के पेंच फंसे हुए बताए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि अभी सरकार के गठन में और वक्त लगेगा। सवाल उठता है कि ये जो पेंच हैं वो क्या हैं, क्यों फंस रहे हैं, जबकि महायुति की इतनी शानदार जीत हुई है और बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे जिस भी वजह से किया हो, चाहे वो धांधली हो, ईवीएम का कमाल हो, लेकिन फाइनली रिजल्ट तो हमारे सामने है। उसी के आधार पर सरकार का गठन होना है और उस नतीजे में बीजेपी 132 सीटें पाकर बहुत ही मजबूत स्थिति में है और ये माना जा रहा था कि अब बीजेपी जिसे चाहेगी मुख्यमंत्री बना लेगी और बाकी जो दो उसके सहयोगी दल हैं उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। नाम भी सामने आ गया था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वो आरएसएस के भी चहेते हैं, दुलारे हैं और अब मोदी शाह भी चाहते हैं कि वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की फिर से ताजपोशी की जाए, क्योंकि पिछले 2.5 साल उन्हें उप मुख्यमंत्री रहना पड़ा है, जबकि वो पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 साल रह चुके हैं। तो बीजेपी चूंकि ताकतवर कर उभरी है, इसलिए वो अपना मुख्यमंत्री चाहती है। लेकिन जो बीजेपी हाईकमान चाहता है, मोदी शाह चाहते हैं, वो शायद शिंदे को मंजूर नहीं है और यही पहला पेंच फंसा हुआ बताया जा रहा है। पहले तो इस तरह की खबरें आती रहीं या प्लांट की जाती रहीं गोदी मीडिया के जरिए कि दोनों जो जो सहयोगी दल के नेता हैं, अजित पवार और शिंदे, उन्होंने स्वीकार कर लिया है देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन जिस तरह से अब शिंदे रिएक्ट कर रहे हैं उससे साफ है कि उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया है और वो अपना दावा अभी भी मुख्यमंत्री पद पर बनाए हुए हैं। और यहाँ तक कि आज जो एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली थी जिसमें बाकी सारी चीज़ें तय होनी थी, मंत्रिमंडल के जो विभिन्न पोर्टफोलियो हैं वो किसको क्या मिलेंगे, उस मीटिंग को अटेंड करने के बजाय शिंदे निकल गए अपने गांव सतारा ज़िले में और ये कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो चले गए हैं। लेकिन हम जो राजनीति को पढ़ने वाले हैं वो आसानी से समझ सकते हैं कि इस तबीयत के खराब होने का क्या मतलब है। इसके पहले भी एक तस्वीर आई थी जिसमें उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे कयास लगाए गए थे। उसमें वो और देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से मिलने गए थे और उस तस्वीर में देवेंद्र फडणवीस जहां मुस्कुरा रहे थे, वहां शिंदे के चेहरे पर उदासी थी, निराशा थी, हताशा थी, दुख था और उन्हें लग रहा था कि उनसे बहुत कुछ छिन रहा है। तो वो तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और उसके बाद से या उसके पहले भी अगर आप शिंदे की हाव भाव देखें, उनके बयानों को पढ़ें, देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप रीड करें तो आप पाएंगे कि वो एक तरह से नाराज से हैं, दुखी से हैं कि इतनी शानदार जीत का सेहरा उनके सिर पर बंधना चाहिए था और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करने देना चाहिए था। लेकिन ऐसा उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनके सिर से ताज उठाकर किसी और के सिर पर रखा जा रहा है। अगर इस चुनाव में एक बड़ी जीत हुई है तो ये, अगर जीत हुई है तो मतलब छल कपट से नहीं, धांधली से नहीं, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है शिंदे को। और शिंदे ने जो लाड़की बहन योजना लाए थे उसका एक असर माना जाता है कि हुआ है इस चुनाव में। तो अगर इतने सब करने के बावजूद शिंदे को पुरस्कार के बजाय दंड दिया जाता है तो जाहिर है कि शिंदे की नाराजगी स्वाभाविक है। तो ये नाराजगी उनकी दिख भी रही है और उनकी नाराजगी को उनकी पार्टी के नेता भी भांप रहे हैं। हालांकि इस नाराजगी को
कुछ लोग इस तरह से भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसकी व्याख्या इस तरह से भी कर रहे हैं कि शायद ये नाराजगी दिखावटी है, ये पैंतरेबाजी है कि हम दिल्ली के मोदी शाह की कहने पर, इशारों पर उठ बैठ नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका मैसेज ये जाएगा कि ये दिल्ली के गुलाम हो गए हैं, जो कि उद्धव की शिवसेना लगातार प्रचारित कर रही है, बार बार ये कह रही है। आज भी संजय राउत ने कहा कि ये तो दिल्ली के गुलाम हो गए हैं, दिल्ली के कहने पर दिल्ली में मत्था टेकने जा रहे हैं, सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं, दिल्ली का जो हाई कमान तय कर रहा है उसको माना जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र में बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है कि जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो दिल्ली के ताबेदार हों, दिल्ली के हुक्म को बजाएं, और इसीलिए हो सकता है कि शिंदे साहब इस तरह के नाज नखरे दिखा रहे हों, रूठना दिखा रहे हों, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हों कि वो बगावत कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में ऐसा ना हो, ये सिर्फ एक पैंतरेबाजी हो। बहरहाल चाहे ये हो चाहे वो हो, स्थितियां ये हैं कि मामला फंस गया है। मामला फंस गया है क्या? पहला सवाल कि क्या मुख्यमंत्री के पद को लेकर मामला फंसा है? क्या बीजेपी ने गठबंधन धर्म को भुलाते हुए विशुद्ध अपने दादागिरी वाले अंदाज में कह दिया है कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और इससे शिंदे साहब दुखी हो गए हों, खफा हो गए हों? हालांकि शिंदे साहब ये समझते ही होंगे, अगर राजनीति को समझते हैं, और वो समझदार राजनीतिज्ञ तो हैं ही, कि ऐसे मौके पर कोई भी पार्टी मुख्यमंत्री पद छोड़ती नहीं है जब बहुमत से वो 10, 12, 13 सीटें पीछे हो और उसके पास सारे आंकड़े उसके पक्ष में हो। ये भी कि जो दो सहयोगी दल हैं उनमें कम से कम 15 से 20 विधायक उनके अपने हैं, मतलब अपने बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने इन पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ा है। तो वो कभी भी वापस आ सकते हैं, कभी भी साथ दे सकते हैं सरकार का, फ्लोर टेस्ट में भी साथ दे सकते हैं। तो बहुमत की कोई समस्या बीजेपी के सामने नहीं है, वो मजबूर नहीं है। मजबूर है तो शिंदे मजबूर है, अजित पवार मजबूर हैं। अजित पवार ने अपनी मजबूरी को समझा है और समर्पण कर दिया है बीजेपी के सामने कि जो भी वो तय करेंगे, या उन्होंने अंदर खाने मोटी मोटी बातें अपनी तय करवा ली हैं। उप मुख्यमंत्री पद से ज़्यादा उनको मिलना नहीं है, ये वो स्वीकार कर चुके हैं, और वित्त मंत्रालय शायद उनके जिम्मे फिर आ जाएगा पहले की तरह, और इससे वो संतुष्ट होंगे और अपने कुछ और पार्टी के नेताओं को एडजस्ट करवा लेंगे। ये उनका तो पैचअप हो चुका है। सवाल शिंदे का है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से कम पर वो कैसे माने। ये कहा जा रहा है कि वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, और नहीं तो मैं बाहर रहूंगा मंत्रिमंडल के, ये कह रहे हैं। और इससे जरा बदमजगी पैदा हो गई है पूरे गठबंधन में। बीजेपी को भी लग रहा है कि अगर शिंदे बाहर रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि शिंदे ने कहा है कि स्पीकर विधानसभा का अध्यक्ष मेरी पार्टी का होगा, मैं जिसे सजेस्ट करूंगा वो होगा। अब ये एक ऐसा मामला है जहां पर बीजेपी को दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपने को मजबूत करने की रणनीति पर चलती रही है, इतिहास इसका गवाह है। तो शिंदे के मन में ये खटका जरूर होगा कि बीजेपी आगे चलकर उनकी पार्टी को तोड़ सकती है, क्योंकि 8, 10, 12 विधायक तो वैसे ही उसी के हैं, और बाकी में भी तोड़ने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के पास सारी एजेंसियां हैं और खोखे भी हैं, 50 खोखे ओके वो भी हैं। तो इन सब को मिलाकर शिंदे के मन में ये डर जरूर होगा कि पार्टी तोड़ सकती है बीजेपी, और उस सूरत में उनकी स्थिति क्या होगी। तो अगर स्पीकर का पद उनकी पार्टी के पास, उनके अपने किसी विश्वसनीय नेता के पास होगा, तो उस सूरत में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी और वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगे। तो इसलिए स्पीकर के पद पर जोर है, और इसके अलावा कुछ और पद हो सकते हैं जो मलाईदार पद हैं, जहां से कुछ गुंजाइश होती है कमाने खाने की, अपनी पार्टी के लिए फंड वगैरह इकट्ठा करने की, तो वहां पर भी उनका जोर हो सकता है। खबर तो ये आ रही थी कि बीजेपी इसके लिए तो तैयार है,
कि कुछ मंत्रालय, मलाईदार मंत्रालय शिंदे और अजित पवार को वो देगी, लेकिन जो गृह मंत्रालय है उसको लेकर शायद पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि गृह मंत्रालय शायद शिंदे सेना अपने लिए चाहते हैं, अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं, और जो बीजेपी है वो चाहती है कि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहे, और शायद देवेंद्र फडणवीस उसे अपने पास रखना चाहते हैं, जैसे कि पिछली सरकार में वो गृह मंत्री थे भी। तो एक दूसरा पेंच यहाँ, तीसरा पेंच यहाँ फंस रहा है। पहला मुख्यमंत्री के सवाल पर, उप मुख्यमंत्री के सवाल पर, दूसरा स्पीकर के सवाल पर, तीसरा गृह मंत्री के सवाल पर, और फिर एक और ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने तीनों दलों की और उसके अध्यक्ष शिंदे हों। यानी अगर मुख्यमंत्री वो नहीं बन रहे हैं तो वो एक ऐसी भूमिका चाहते हैं जिससे लोगों को लगे कि वो सरकार के एक तरह से मुखिया है, पैरेलल। ये एक मैसेज देना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने इसकी भी पेशकश की हुई है, इसकी भी मांग की हुई है। अब उसके लिए बीजेपी कितना तैयार है, इसमें उसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है ये हमारी समझ से अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर पेंच फंसा हुआ है, कई जगहों पर पेंच फंसा हुआ है। शिंदे अगर पूरी तरह से सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही एक दुविधा और धर्म संकट वाली स्थिति होगी, क्योंकि इसका जो संदेश है वो बड़ा गलत जाएगा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही बीजेपी, और गठबंधन को ठीक से चला नहीं पा रही, अपने इतने मजबूत सहयोगियों को भी साथ रख पाने में असफल हो रही है। तो वो ये मैसेज भी नहीं देना चाहती है, और शिंदे बाहर रहकर सरकार के लिए परेशानियां खड़ी करें ये भी नहीं चाहती है। वो ये भी नहीं चाहती कि शिंदे कमज़ोर हों तो उद्धव ठाकरे को मौका मिले शिंदे पर अटैक करने का, सरकार पर अटैक करने का, और अपने जो ग्राउंड उसने खो दिया है उसको दोबारा पाने का। तो कहना चाहिए कि महायुति के तीनों घटक अजित पवार को छोड़ दें तो बीजेपी और शिंदे के बीच में कई तरह की कशमकश हैं, कई तरह की राजनीतिक चुनौतियां हैं, सरकार चलाने की चुनौतियां हैं, और जो असहमतियां हैं अगर वो आकार बढ़ा लेती हैं आगे चल के तो नए संकट भी खड़ा कर सकती हैं। तो शायद इसी वजह से इतनी ज़्यादा मीटिंग हुई है, करीब 1 दर्जन मीटिंग हो चुकी है, बड़ी मीटिंग हो चुकी है, केंद्रीय नेताओं के साथ हो चुकी, इसके बावजूद समाधान नहीं निकाला जा सका है। अब देखना यह है कि आने वाले 1-2 दिन में क्या बीजेपी नेतृत्व कितनी ढील देता है, कितनी उदारता दिखाता है शिंदे को अपने साथ रख पाने में, और शिंदे कितना लचीलापन दिखाते हैं सरकार के साथ बने रहने में, पूरी तरह से दिखने के तौर पर भी। वैसे तो बने हुए ही रहेंगे, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है, सारी एजेंसियां उनके पीछे छोड़ दी जाएंगी और वो परेशान हो सकते हैं, उनको परेशान किया जा सकता है, उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, वो जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो कशमकश है, ये खींचतान है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में हिस्सेदारी का है और पब्लिक में एक मैसेजिंग का है कि नहीं, शिंदे कमज़ोर नहीं हुए हैं, शिंदे की हैसियत वही है, ये मैसेज देने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।